वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोग साइंस कर रहे हैं आपके आरओ एग्जाम के लिए, जो आपका 27 जुलाई को है। अब देखो, इसके पहले हम लोग पीवाईक्यू कर चुके हैं, कंसेप्ट के साथ में समझा था। अब जो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे साइंस के जो इंपॉर्टेंट आपका सेक्शनल टेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। फिर पीवाईक्यू हो गया, इसके बाद में आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, उसके बाद में जितना भी साइंस को लेकर जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, उसको हम लोग कंसेप्ट के साथ में आसान भाषा में हर कंसेप्ट जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो भैया चलिए वीडियो हम लोग अपनी स्टार्ट करते हो। साथ में आरओ कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया है सीएस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए, जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जितने भी उसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे, उससे आपका काफी सारे कंसेप्ट जो है एक ही क्वेश्चन में कवर होगा। ठीक, तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं और पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? पारे का विशिष्ट गुरुत्व लोहे से अधिक होता है, जबकि पानी का विशिष्ट गुरुत्व लोहे से कम होता है। यही कारण है कि लोहे की गेंद पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। अब देखो, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जो आपका मरकरी है ना, मरकरी को ही हिंदी में पारा बोलते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का सिंबल होता है आपका Hg। ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी लोहे से ज्यादा है, जो आयरन है उससे ज्यादा है, Fe से। ठीक, और बोला जा रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ये आयरन से लेस है। ठीक है, जो पानी का विशिष्ट गुरुत्व है वो आपका लोहे से कम है, तो इसका मतलब लोहे का ज्यादा है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये एक इसका बनेगा स्टेटमेंट। अब देखो, इस वजह से होगा क्या। देखो, आयरन का जो आपका वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, वो आपका मरकरी से कम है, मतलब मरकरी का ज्यादा है, तो ये तैरेगी उस पर, मरकरी पे, ये पारे पे तैरेगा लोहे की गेंद। लेकिन इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका पानी से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये जो चीज है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका भी आपका गुरुत्व जो है पानी से ज्यादा होगा, वो पानी में क्या होगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो यही चीज इसमें बोली जा रही है। आगे हम लोग, तो पहला स्टेटमेंट जो है ना ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अधिकांश पदार्थों में कम विरूपण के लिए तनाव विरूपण के सीधे अनुपातिक होता है, इसे हुक का नियम कहते हैं। अब देखो, होता कि मान लो आपके पास में कुछ भी एक सब्सटेंस है, उस पर आपने फोर्स लगाई। ठीक है, जो उस पर आपने फोर्स लगाओगे, ताकत, उसको बोला जाएगा स्ट्रेस, उसको तनाव विरूपण बोला जाएगा। जब उस पर स्ट्रेस लगाओगे तो वो क्या होगी, डिफॉर्म होगी बॉडी। डिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, उसका जो शेप और साइज होगा ना वो बदलेगा। जैसे ऐसे समझ लो, कोई आप छोटी सी बॉल लेके आओ, ठीक है, मतलब उसमें हवा वाली, जैसे बास्केटबॉल ले आओ, हल्की सी हवा भरो, उसको दबाओगे, ताकत लगाओगे, तो वो भैया दबेगी ना, तो उसका जो आकार है वो बदल रहा है, और वो स्ट्रेस की वजह से बदल रहा है। और यही आपके हुक्स लॉ में बताया गया है, जो भी फोर्स लगेगी, जो आपका तनाव लग रहा है, वो सीधा प्रोपोर्शनल है, अनुपातिक है, किसके, डिफॉर्मेशन के। जो विरूपण है ना उसके आपके सीधा सीधा क्या है, आपका प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना तनाव उतना ज्यादा विरूपण होगा, उतना ज्यादा उसका आकार बदलेगा। जितना कम तनाव, जितना कम स्ट्रेस, उतना ही कम जो है आकार बदलेगा। समझ समझ में आया? अब देखो भैया, तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई, दूसरी सही हो गई। ठीक है, तीसरे की बात करो। अब देखो, थर्मोस फ्लास्क आप लोग लेके जाते हो बॉटल वगैरह पानी पीने के लिए, उसमें अगर या तो आपने गर्म पानी डाला है तो बहुत लंबे समय तक गर्म रहेगा, या ठंडा पानी डाला बहुत लंबे समय तक ठंडा भी रहता है। ठीक है, बॉटल आती है ऐसी। तो ये किस वजह से, क्योंकि उसमें जो हीट लॉस है ना, जो आपको गर्मी का कोई भी नुकसान नहीं होता है। किस वजह से? क्योंकि जो आपका चालन, संवहन और जो विकिरण है, इसके माध्यम से कोई भी आपका हीट लॉस जो हमको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कंडक्शन से, ना ही कन्वेक्शन से, ना ही रेडिएशन से। कंडक्शन क्या होता है, जैसे जो पार्टिकल आपस में एक दूसरे को हीट जो है गर्मी का लॉस कर देते हैं। कन्वेक्शन आपका क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर करंट के फॉर्म में होती है। और रेडिएशन को तो कोई मीडियम चाहिए ही नहीं होता है, तो किसी भी तरीके का इसमें हीट लॉस नहीं है। तीनों, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। अब फोर्थ वाला देखो, हवादार रात में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। देखो होता क्या है ना, आपका ओस कब बनेगी, जब हवा कम चल रही है। तेज हवा होगी तो इवेपोरेशन जो है ना, आपका वाष्पीकरण, वो बढ़ जाएगा, तो उस वजह से ओस भी आपको नहीं दिखेगा। तो भैया फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपको चार जो अलग अलग कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल गए। ठीक है, और ऐसे ही सारे आपके क्वेश्चन भी हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। जो लिक्विड और गैसेस होती हैं, जो आपका द्रव और गैस होता है, ये आपका प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और विद्युत चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही है, लिक्विड गैसेस डायमैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। ये तो याद कर लो, ये स्टेटमेंट तो बहुत आता है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी लौ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, तो ये बिल्कुल सही है।
फेरोमैग्नेटिक नहीं, मतलब ये खुद जो है चुंबक नहीं बन जाएंगे, खुद चुंबक नहीं बनेंगे, उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बनते हैं। तो जो द्रव और गैस है ये प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है और विद्युत चुंबकीय है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर जो बल्ब के भीतर अक्रिय गैस फिलामेंट को वाष्पित होने से रोकती है, इस प्रकार ये फिलामेंट को के जीवन को बढ़ाता है। होता क्या ना, जो बल्ब है आपका उसमें एक इनर्ट गैस डाली जाती है, इससे क्या होता है वो जो फिलामेंट है उसका वो उसको इवेपोरेट नहीं होने देता है। तो जब फिलामेंट अगर वो खराब हो गया ना तो बल्ब भी खराब। तो जब ये फिलामेंट खराब नहीं हो रहा है इनर्ट गैस की वजह से तो लाइफ भी बढ़ जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अब आजकल आपको घर में एलईडी बल्ब लगे होंगे, ठीक है, पहले बल्ब आते थे, फिर सीएफएल आने लगी बीच में, अब एलईडी बल्ब आते हैं। तो जो आपका एलईडी बल्ब है इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। सीधा क्वेश्चन ये आता है। यह एक आपका फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल, हम बिजली दे रहे हो, बिजली के साथ वो क्या बना रहा है भैया, हमको रोशनी दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है ना, जो आपका एलईडी है ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड, ये चीज याद रखनी है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा इसका भी, ठीक है। अगला थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। इसमें भी बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी लाल प्रकाश की अपेक्षा नीली रोशनी के लिए कम होती है। जो कॉन्केव लेंस है, जब दूर की भैया नजर खराब होती है तो बहुत लोग लेंस कॉन्केव लेंस ही लगाते हैं दूर की नजर के लिए, पास में कॉन्वेक्स लगता है, ये भी ध्यान कर लो। फोकल लेंस जो है कॉन्केव लेंस की वो ब्लू के लिए कम है रेड लाइट से, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। फोकल लेंस जो है कॉन्केव लेंस की, एक सेकेंड, फोकल लेंस कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस नहीं, सही बोला जा रहा है, ब्लू लाइट के लिए कम होता है, ठीक है, रेड लाइट के मुकाबले। तो स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही है। अगर कॉन्वेक्स होता ना तो गलत हो जाता, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। फिर क्या बोला जा रहा है? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। मतलब इसका देखो, ये अगर आप देखेंगे, इधर मैं डायग्राम लेके भी आया हूँ आपके लिए, आपको ट्रांसवर्स वेव जो है वो समझ में आएगा। देखो हो क्या रहा है ना, जैसे अगर आप बात करोगे यहाँ पे, आप समझिए वेव मान लो आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, और जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया सीधा सीधा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया तो इसे ट्रांसवर्स। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहे हैं सीधा, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरे में आ जाओ, वेव्स पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो फिर इसे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, तीसरे वाला सही है। वह तरंगे जिनमें माध्यम के कण प्रसार की दिशा के साथ दोलन करते हैं उसे अनुदैर्ध्य तरंगे तरंगे कहलाती है, ठीक है, तो थर्ड वाला बिल्कुल सही। फिर आओ, जो जर्मेनियम एलिमेंट है ये कहाँ से, बर्न्ट कोयले से भैया हमें मिलते, जले हुए कोयले से, और फिर ट्रांजिस्टर बनाने के हमारे काम आते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, सारे ही इसमें सही है, डी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखो, सोनार के बारे में बात हो रही है। सोनार क्या होता है, मान लो भैया समुद्र है, यहाँ पे भैया एक शिप है, अब उसको नीचे पनडुब्बी सबमरीन का बारे में पता लगाना है, तो यहाँ डिवाइस लगी होती है सोनार, तो इससे पता लगता है कि नीचे सबमरीन जो है वो कितनी गहरी है, क्योंकि हमें मान लो दुश्मन सबमरीन हो वहां पे, ठीक है, तो सोनार सही है। इस यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स हिडन अंडर द सी। सोनार का उपयोग समुद्र, पनडुब्बियों या हिमखंडों के नीचे छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर जो क्रोनोमीटर है, ये क्या मेजर करता है क्रोनोमीटर? ये आपका तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन के बावजूद पूरी सटीकता के साथ समय को मापता है, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट टाइम जो है वो आपको बताता है, ठीक। फिर उसके बाद में जो आपका टैकोमीटर है, ये क्या बताता है? ये क्षैतिज दूरी आपको बताएगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताएगा, ठीक है, दिशाओं के त्वरित माप आपका होगा, सब कुछ जो है ये टैकोमीटर बताता है, चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, वर्टिकल एलिवेशन हो या डायरेक्शन हो। करेक्ट आंसर इसका भी डी वाला है, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, देखते हैं। अब इसमें देखो पेंडुलम के बारे में बात हो रही है। गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई जो है बढ़ जाती है, तो इस वजह से उसका जो टाइम पीरियड है ना वो भी बढ़ जाता है, और तो गर्मियों में पेंडुलम घड़ियां जो है धीमी हो जाती है। देखो मतलब क्या है, देखो ये आपको पेंडुलम दिखेगा, देखो जो लेंथ है ना ये लंबाई बढ़ गई गर्मियों में, अब जो टाइम पीरियड है ना वो आपका बढ़ गया। जैसे मान लो पहले ये एक आपका क्या कहते हैं ऑसिलेशन करने के लिए 2 सेकंड ले रहा था, ऐसे समझ लो आप पहले एक काम करने के 2 सेकंड ले रहे थे, अब आप 4 सेकंड ले रहे हो, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो इसका मतलब आप तेज हुए धीमे हुए, अब आप धीमे हो गए, ठीक है। तो पेंडुलम जो है वो धीमे हो जाता है गर्मियों में, ठीक, बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर बात हो रही है एस्केप वेलोसिटी के बारे में। जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसके साथ एक पिंड जब ऊपर की ओर फेंका जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। देखो है कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से मान लो हमने एक सैटेलाइट जो है या रॉकेट जो है ऊपर हमने भेजा, अब होगा कि जब अभी उसको
ऊपर जाने के लिए भैया क्या चाहिए, उसमें आपको ईंधन चाहिए, आपका फ्यूल चाहिए। लेकिन एक भैया आपका कहते हैं टाइम आएगा जब वो इसके ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा और फिर उसके बाद में उसको आगे बढ़ने के लिए कोई भी फ्यूल की, कोई भी ईंधन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। तो जिस वेलोसिटी से वो बाहर जाएगा उसे हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। समझ में आ रहा है ना स्टेटमेंट? तो पहला दूसरा सही है। फिर क्या है, केरोसिन का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए पानी पर तैरता है। बिल्कुल सही है भैया। जो आपका केरोसिन है ये आपका पानी पे फ्लोट करेगा, जो तेल भी होता है ना वो पानी पे आपका तैरता है। अगर डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी कम है, अगर डेंसिटी ज्यादा होती, घनत्व ज्यादा होता तो भैया डूब जाता, समझे। फिर आगे देखो, जो बबल्स ऑफ सोप सोल्यूशन आर बिग बिकॉज व्हेन सोप डिसॉल्व्स इन वाटर सरफेस टेंशन रिड्यूसेस। देखो होता क्या है ना, जब भी नहा रहे होगे तो साबुन के बुलबुले बनते हैं, ठीक है। तो साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते हैं क्योंकि जब साबुन पानी में घुलता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है सोप सोल्यूशन का। तो करेक्ट आंसर, चारों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर डी वाला होगा। देखो सबके आपके डी हैं, अभी तक हमने जितने देखे 5 क्वेश्चन सबके डी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेस्ट सीरीज जो है लगाएंगे नहीं। हर क्वेश्चन में आप समझो 3 या 4 कंसेप्ट छिपे हुए हैं और मान इसमें 50 क्वेश्चन है सीरीज में, तो हर सीरीज में वाले हर क्वेश्चन में अगर आपके 3 ऑप्शन भी एवरेज ले लेते तो 150 कंसेप्ट जो है आपको इस टेस्ट सीरीज से ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद में और कंसेप्ट जो है वो तो मैं समझाऊंगा। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं इसमें देखो 5 ही क्वेश्चन रख रहा हूँ क्योंकि देखो हमें क्या है ना, आरओ में एक दिन के में हमें साइंस का एक्सपर्ट जो है नहीं बनना है। हमें एक्सपर्ट बनना है मेन आपका जो आरओ का एग्जाम है 27 जुलाई को, तब तक हमें एक्सपर्ट बनना है साइंस पे। और धीमे धीमे चलेंगे। देखो एक दिन में सारे कंसेप्ट बता दिए ना, अभी देखो इस पे 4 कंसेप्ट हो गए इस क्वेश्चन में, इसमें आपके 3 हो गए, फिर ऊपर भी थे, मतलब आप ऐसे समझो 18 कंसेप्ट जो है हमने अभी इस टेस्ट सीरीज में समझ लिए, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग क्वेश्चन जो आगे देखेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में। डेली फॉलो करते रहिएगा। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है आरओ का, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज जो है फिर से मैंने कंटिन्यू कर दी है, उसको भी देखना, काफी आपको फायदा होगा।